वेलकम क्लास 10th लर्नर्स। तो आज हम अपनी क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर में। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, अ लेटर टू गॉड, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, अ लेटर टू गॉड, यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो चीज़ घूम रही होगी कि यहाँ पे गॉड को लेटर लिखा गया होगा। कोई भी फर्स्ट टाइम अगर बच्चा या कोई भी इंसान अगर इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में टाइटल को देखकर तो यही आ रहा है कि इस चैप्टर में ज़रूर कहीं ना कहीं गॉड को लेटर लिखा गया होगा। पर किसके थ्रू लिखा गया है, ऐसे कैसे गॉड को हम कैसे लेटर लिख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो ये सब क्लियर होंगे अगर हम चैप्टर में एंटर करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, चैप्टर के राइटर का नाम कौन है, G.L. फ्यूएंटीज़, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपने आंसर्स को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो एग्जामिनर के सामने। एग्जामिनर को ये ही तो चेक करना होता है कि किस बच्चे की डीप नॉलेज है और कौन सा बच्चा है जो ऐसे ही बस पढ़ के आ गया है ऊपर ऊपर से। वो वही डिफ्रेंशिएट करता है जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने आंसर्स में मेंशन करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लेंचो, एक फार्मर होता है। लेंचो क्या होता है, फार्मर होता है, जो कि वो ही इंसान है, वही फार्मर जो लेंचो है, वही गॉड को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो जब रुइन मतलब बेकार हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो 100 पेसोज, यहाँ पे करेंसी क्या है, पेसोज। बच्चा रुपीज़ करेंसी नहीं है यहाँ पे। अगर आप आंसर में 100 रुपीज़ लिख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज़ योर मार्क्स। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में स्ट्रिक्टली जो करेंसी आपकी मेंशन है आपको वो राइट करनी है अपने एग्ज़ाम्स में। ईदर आप स्कूल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना हमें पता चल गया कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और वो 100 पेसोज मांगने के लिए लिखता है। अब डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? अब यही तो सोच रहे हैं हम कि ठीक है, लेंचो अगर गॉड को लेटर लिख रहा है, क्या गॉड का लेटर उस पर जा रहा है? क्या गॉड को वो लेटर मिला? वही तो मेन है। क्या गॉड ने उसको पैसे भेजे? तो इन चीज़ों को के ही क्वेश्चंस हम आगे स्टोरी में निकाल रहे हैं। तो हम मेन अपनी स्टोरी को अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक लेटर का ड्राफ्ट है कि इस टाइप से वो लेटर था जो लेंचो ने गॉड को भेजा था। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने जो लाइंस पढ़ी, इसमें आपको लेंचो के घर की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। जो लेंचो का हाउस था वो पूरी वैली में एक ही था, और लो हील के क्रेस्ट पर। लो हील के क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। किसी भी हील की जो चोटी हो सकती है आप उसको बोल सकते हो, या किसी भी हील की जो टॉप पोजीशन है उसको क्रेस्ट कहा गया है। तो वो जो लेंचो का हाउस था वो एक लो हील, जो ज़्यादा हाइट की नहीं होगी हील, उसके टॉप पे था, जिसको क्रेस्ट बोला है। इसका मतलब लेंचो का जो हाउस था वो लो हिल के क्रेस्ट पर सिचुएटेड था, और जिस हाइट पर वो सिचुएटेड था वहाँ से आपको रिवर दिख सकता है, वहाँ से आपको फील्ड्स यानी खेत दिख सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, वो जो खेत हैं वो किस चीज़ के हैं? राइप कॉर्न के हैं। वो खेत किस चीज़ के हैं?
वो खेत आपके राइप कॉर्न के हैं। किस चीज़ के हैं? राइप कॉर्न के वो खेत हैं। क्लियर हो गया? राइप कॉर्न समझते हैं पकी हुई मक्का के खेत, मतलब मक्का पक रही है, मतलब फसल अच्छी खासी हो रही थी। तो हमने अभी तक लोकेशन देखी घर की, हमने ये देखा कि उस लोकेशन पर, यानी अगर मैं उस घर की हाइट पर खड़ी हो जाऊं या उस घर से ही मेरे को रिवर्स दिखेंगे और मेरे को फील्ड्स दिखेंगे किसके? राइप कॉर्न के, और वो फील्ड्स लेंचो के ही होते हैं। क्लियर हो गया? डॉटेड विद द फ्लावर्स का क्या मतलब है? डॉटेड विद द फ्लावर्स का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, फ्लावर्स, देखो ये पूछा जाता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब होता है दैट जो क्रॉप फील्ड थे, वो जो खेत थे, वो अच्छी फसल का इंडिकेशन दे रहे थे हमें कि फसल अच्छी हो रही है। अगर आप जनरल नॉर्मल सिनेरियो भी समझो कि अगर आपने कोई पौधा लगाया है किसी फल का और उसमें फूल आ जाता है तो आप बहुत खुश होते हो ना कि अरे फूल आ गया, अब तो फ्रूट आ जाएगा। तो वही बात है कि डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब है दे वर इंडिकेटिंग अ गुड हार्वेस्ट। जो फील्ड्स थे वो गुड हार्वेस्ट इंडिकेट कर रहे थे। द ओनली थिंग अर्थ वॉज नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। क्या ओनली थिंग जो अर्थ को चाहिए था वो एक डाउनपोर चाहिए था, या एक डाउनपोर मीन्स अ लिटिल बिट रेन, कि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, या हल्का सा शावर हो जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ गया? Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो जो था, एक मॉर्निंग की बात हो रही है कि पूरी मॉर्निंग से जो लेंचो था वो बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई की ओर देखा जा रहा था। क्यों देख रहा था? क्यों देख रहा था भाई? क्योंकि उसको था कि जल्दी जल्दी कुछ शावर या डाउनपोर पड़े जो मेरी जो राइप कॉर्न की फसल है उसमें चार चांद लगा दे और वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये वो अपनी वाइफ से बोलता है कि आज तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पानी मिलने वाला है, और ये पानी कौन सा पानी है कि आज बारिश होने वाली है ज़रूर। ये वो प्रिडिक्ट कर रहा था। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और जो उसकी वाइफ थी जो सपर बना रही थी, सपर क्या होता है? सपर क्या होता है? सपर होती है मील। सपर क्या होती है? मील। और जो कि इवनिंग मील होती है। कौन सी मील होती है? इवनिंग मील होती है। क्लियर हो गया? उसने ये बोला कि जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर। जो उसके ओल्डर बॉयज़ यानी जो बड़े बच्चे थे, उसके जो बड़े लड़के थे वो फील्ड पर काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे उसके वो हाउस के पास ही कोई जगह होगी वहाँ पर वो खेल रहे थे। और वो तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मी यानी वो जो वुमेन थी यानी जो लेंचो की वाइफ थी वो उन्हें बुला के नहीं लाई कि भाई सपर तुम्हारा तैयार है। It was during the meal that just as Lencho had predicted। अब जब वो खाना खा रहे होते हैं, जब वो मील उनकी चल रही होती है, तभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो लेंचो ने प्रिडिक्ट करी थी। लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट करी थी? लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था कि भाई बारिश आ जाए। उसने बोला था ना अपनी वाइफ को कि टुडे वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर डेफिनेटली। तो वही चीज़ हुई। बड़ी बड़ी जो रेन ड्रॉप्स थी वो फॉल होना शुरू हुई। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखे जा रहा था ना, थ्रू आउट द मॉर्निंग हमने पढ़ा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे थे, दिख रहे थे कि बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब बिग रेन ड्रॉप्स। पर उसे तो चाहिए थी क्या कि भाई हल्की बहुत थोड़ी बहुत बारिश हो जाए या थोड़ा बहुत डाउनपोर हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर बड़ी बड़ी ड्रॉप्स आ रही थी रेन की, बड़े बड़े क्लाउड्स अप्रोच हो रहे थे। इसका मतलब बारिश तो धमाकेदार पड़ने वाली होगी। तो
The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the these are not raindrops falling from the sky. They are the new coins." क्या बोला उसने उसको क्या बोला? न्यू कॉइन्स बोला. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना. ये क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. हमने ये देखा था कि बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स आई. अब जैसा वो चाह रहा था, उसने प्रिडिक्शन करा था कि रेन आएगी, वो हो रही थी. तो ही वॉज सो एक्साइटेड. जो लेंचो था वो बड़ा एक्साइटेड था. वो बाहर आया, अपनी बॉडी पर रेन का प्लेजर फील करने के लिए वो बाहर आया. और उसने वो ये भी चीज़ें बोल रहा था कि ये जो स्काई से रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही हैं, ये हमारे लिए रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स हैं. अब ये क्वेश्चन ज़रूर आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है कि उसको कॉइन से क्यों कंपेयर किया गया है. कॉइन से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि अगर रेन ड्रॉप आएगी तो वो क्या करेगी? वो जो क्रॉप फील्ड्स हैं उनको अच्छा करेगी, क्रॉप्स को अच्छा करेगी. तो अगर रेन ड्रॉप क्रॉप को अच्छा कर रही है, तो अगर क्रॉप अच्छी होगी तो दे आर एबल टू सेल इट. वो उसको अच्छे से सेल कर पाएंगे एंड दे विल बी गेटिंग मोर मनी. तो उनके लिए क्या थी? वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो क्या थे? कॉइन्स. क्योंकि वो रेन ड्रॉप क्रॉप फील्ड को अच्छा करने का काम कर रही हैं. और अगर क्रॉप फील्ड अच्छी हो गई तो क्या होगा? उससे वो उसको अच्छे से सेल कर पाएंगे और अच्छा पैसा वो कमा पाएंगे. क्लियर हो गया? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज. इसके लिए ही उन्होंने जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं उसको 10 सेंट पीसेस बोल दिया, और जो लिटिल वंस हैं उनको 5s बोल दिया. तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसमें आपको ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है. क्लियर हो गया? विद अ सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. वो देख रहा था, बड़ा सेटिस्फाइड था कि रेन पड़ रही है, फील्ड्स पड़ जा रही है. राइप कॉर्न के फील्ड्स को वो देख रहा था कि कैसे वो रेन से कवर हो रहे हैं, कैसे उन पर बारिश गिर रही है. बट यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं. ठीक है? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. बट सडनली क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ से पूरा मैटर चेंज हो जाता है. बहुत अभी तक तो बारिश आ रही थी, बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स आ रही थी, ये हमने पढ़ा. अब क्या हो जाता है? एक स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत तेज़ हवा बहने लगती है. और रेन के साथ साथ, अभी तक तो खाली सिर्फ रेन आ रही थी, रेन के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स, जिनको हम कह सकते हैं ओले, ओले पड़ने लग गए थे. रेन स्टॉर्म्स पड़ रहे थे. तो अब वो पड़ने लग गए हेल स्टॉर्म्स. हेल स्टॉर्म्स मतलब नॉर्मल भाषा में ओले हम बोलते हैं. तो रेन के साथ वो भी आने लग गए थे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब न्यू सिल्वर कॉइन्स उन्होंने उसको इसलिए रिजेंबल करा है क्योंकि वो एक तो सर्कुलर शेप के होते हैं और वो वाइट होते हैं, इसलिए न्यू सिल्वर कॉइन्स उन्होंने इसको रिजेंबल करा है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स. फ्रोजन पर्ल्स किसको बोला गया है? हेल स्टोन्स को ही बोला गया है. उनके जो बच्चे थे वो हेल स्टोन्स यानी फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने भी जा रहे थे. अनटिल एंड अनलेस, जब तो उनको पता चला कि भाई ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है इन हेल स्टॉर्म से. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ ही एक्सक्लेम द मैन. मतलब लेंचो ने बोला कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बस हमारे खेतों को तो थोड़ा सा डाउनपोर चाहिए था, ज़्यादा बारिश आ गई, चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी तेज़ हवाएं बह रही हैं, हेल स्टॉर्म्स पड़ने लग गए हैं, हेल स्टॉर्मिंग हो रही है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. वो सोच रहा था कि भाई ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस पड़ गई जितनी बारिश पड़नी थी, हमारे खेत को जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमारे राइप कॉर्न के फील्ड को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हो चुकी है.
For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with wool. पर वो पास नहीं हुई, मतलब जो भी कंडीशन चल रही थी, हेल स्टॉर्मिंग होती रही 1 घंटे तक होती रही, और हाउस पर पड़ी, पूरी वैली पर पड़ी, गार्डन्स पर पड़ी, कॉर्नफील्ड पर पड़े, सब पड़ी, पूरी वैली पर हेल स्टोन्स पड़ते गए। जो फील्ड था वो क्या हो चुका था, पूरा जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो चुका था, जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो चुका था, जैसे समझो कि नमक छिड़क दिया हो किसी ने। क्यों हो चुका था वाइट, हेल स्टोन्स पड़े थे ना 1 घंटे तक पूरे, इसलिए। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. मतलब इतनी तबाही हुई उस हेल स्टॉर्मिंग की वजह से कि नेचर तो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक सिंगल लीफ भी नहीं बची थी किसी ट्री पर, और अगर एक लीफ भी नहीं बच रही किसी ट्री पर तो कैसा हो सकता है कि जो कॉर्न फील्ड था वो बच जाता। कॉर्न फील्ड भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। प्लांट से फ्लावर्स चले गए थे। लेंचो की जो सोल थी, मतलब उसकी जो आत्मा थी, मतलब ही वॉज सो सैड, वो बहुत ही सैड था, बहुत ही डिसहार्टन्ड वो हुआ ये सब देख के, क्योंकि उसका पूरा जो राइप कॉर्न का फील्ड था जो इतना अच्छा खासा हो रहा था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या है कि जब ये सब हो चुका था, जब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो वो बीच में बिल्कुल खड़ा हुआ था अपने फील्ड के, वो बीच में बिल्कुल फील्ड में, जब वो फील्ड को देखने गया होगा, वो खड़ा था। उसने अपने सन से बोला, इससे अच्छा तो लोकस्ट का प्लेग्यू इससे ज़्यादा छोड़ देता। इसका मतलब क्या है, लोकस्ट ऑफ प्लेग्यू। देखो लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं, लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं और क्रॉप को खा जाते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और प्लेग्यू वर्ड ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करा गया है कि अगर बहुत सारे प्लेग्यू भी ऑफ लोकस्ट भी आ जाते हैं ना तो इतना नुकसान नहीं होता जितना इस हेल स्टॉर्मिंग ने, या जितना इस टेरिफाइंग वेदर कंडीशंस ने किया है। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कैसे, वो आपसे कंडीशंस पूछता है कि हेल स्टॉर्मिंग के बाद क्या कंडीशन थी, तो आपको ये सारे सिनेरियोज पता होने चाहिए, ओके। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, वो बोलता है कि हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट भी अगर हमारे फील्ड पर अटैक कर देते तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है, कौन सा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। आप अपने आंसर्स में ज़रूर इंक्लूड करें इसे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल वर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंगरी दिस ईयर। ठीक है, मतलब वो जो नाइट थी वो पूरी सोरोफुल थी, और जो भी उनका काम था, यानी जो भी उन्होंने फील्ड में अपनी मेहनत करी थी, क्रॉप को इतना बड़ा कर दिया था, इतना हेल्दी क्रॉप कर दी थी राइप कॉर्न वाली, वो सब वेस्ट गई। उनका जो भी हार्डवर्क था वो सब वेस्ट गया, एंड बिल्कुल वो डिसहार्टन था, और वो ये कह रहा था कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है, और हम सब इस ईयर वी विल बी हंगरी दिस ईयर। क्यों, क्योंकि भाई फार्मर के लिए तो क्रॉप ही उनका इनकम का सोर्स होता है, क्रॉप को सेल करके ही वो इनकम लेते हैं। पर अगर क्रॉप ही नहीं बचेगी तो दे विल बी हैविंग नो
income this year. So then how will be they survive? अब वो कैसे survive करेंगे? तो ये चीज़ थी. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो तो होप कर रहा था कि भाई छोटा सा डाउनपोर और शावर हो जाए बस. मैं आपको बस सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आपको उसको पूरा ब्रीफ में अपने आंसर्स में लिखना है डिस्क्राइब करके. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो न्यू कॉइन्स थे वो उसकी क्रॉप को अच्छा करते, मतलब वो रेन ड्रॉप्स जो थी वो अच्छा करती क्रॉप को, जिससे वो गुड अमाउंट ऑफ मनी उनको सेल कर कमा सकता था. ओके. हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? रेन कैसे चेंज हो गई? हमने बोला था कि बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स आ रहे थे और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपके बड़े बड़े क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोच कर रहे थे, पर एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गई. हेल स्टोन्स पड़ने लग गए थे. हेल स्टोन स्टार्टेड टू फॉल. वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? तो क्या फीलिंग थी? वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन्ड था, बहुत ही ज़्यादा सोरोफुल था. हिज सोल वॉज फिल्ड विद सोरो, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, एंशियस था कि उनका जो सारा हार्ड वर्क था वो दैट वॉज ऑल इन वेन, वो बस बेकार में गया सब. एंड वो ये सोच रहा था कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता है अब, एंड दे विल बी गोइंग हंग्री इन दिस ईयर. ओके. तो ये चीज़ें थी. तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है. इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट जो पेजेस बचे हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. टिल देन टेक केयर डियर लर्नर्स, बाय एंड ऑल द बेस्ट.